चुनाव में मतों की गिनती जारी है। इस बीच दोनों ही दलों की तरफ से जमकर बयानबाजी की जा रही है। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्षी पार्टी पर चुनाव में चोरी करने का आरोप लगा दिया है। गुरुवार को भी मतों की गणना पूरी नहीं हो पाई। मतदान 2 दिन पहले हुआ था और चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए आवश्यक है 70 निर्वाचक मंडल मत के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिनिधि डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडेन के बीच अब जोरदार मुकाबला चल रहा है। इसी के बीच चुनाव के 2 दिन बाद भी आज तक कोई उम्मीदवार जीत की दर्ज नहीं करवा पाया है, आवश्यक मत हासिल कहीं नहीं कर पाया। वहीं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि उनमें कोई संदेह नहीं है, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराएंगे और अमेरिकी चुनाव में विजय घोषित करेंगे। इसके चलते उन्होंने कहा है कि मतदाता धैर्य रखें और परिणाम बहुत जल्दी सामने आएगा। उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि चीजें कैसी चल रही हैं, हमें कोई संदेह नहीं है कि जब गिनती खत्म हो जाएगी तो सीनेटर हमला कैसे बोलेगा और मुझे अपनी जीत कैसे घोषित करनी है। अमेरिकी टीवी चैनलों ने देर रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लाइव कवरेज को अचानक से बंद कर दिया है। वहीं टीवी चैनलों का आरोप है कि राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव में हर बार को हार को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आरोप लगा है कि चैनल के जरिए झूठी सूचनाएं दी जा रही हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला सार्वजनिक संबोधन है। वहीं ट्रंप ने 17 मिनट के लिए अपना संशोधन किया है। वहीं निर्धारित दावे भी करें और उनका उकसाने वाली बातें भी कही। उनका जोर देकर कहा है कि डेमोक्रेट अवैध चोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमसे चुनाव चोरी कर रहे हैं, इसकी कोशिश भी की जा रही है। वहीं ट्रंप का बयान ऐसे समय पर आया है जब चुनावी मैदान में प्रतिनिधि और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल अपने पद छोड़ सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके चलते एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वो मॉस्को में राजनीतिक वैज्ञानिक वैलेरी सोवली में बताए जा रहे हैं। इससे रूस के राष्ट्रपति की उम्र 36 वर्षीय गर्लफ्रेंड एलेना कोब्जा और उनकी 2 बेटियां हैं जिन्होंने पद छोड़ने के लिए कह रही हैं। वहीं सोलोवी ने कहा है कि एक परिवार है उसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा है, वह जानकारी में पद छोड़ने की योजना और सार्वजनिक कर देते हैं। सोलोवी ने ये सुझाव दिया है कि पुतिन को अपनी पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह बीमारी से पीड़ित हैं और हाल में ही राष्ट्रपति में बीमारी के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। चीन ने कोरोना महामारी का बहाना देते हुए कहा है कि वीजा धारकों और आवासीय परमिट वाले भारतीय नागरिकों को अस्थायी तौर पर प्रवेश नहीं देने का निर्णय ले लिया। इसके बाद मद्देनजर रखते हुए भारत से चीन जाने वाली उड़ान भर रही फ्लाइटों को रद्द कर दिया जाएगा। चीन ने इस कदम की वजह से करीब 2000 भारतीय पेशेवर चीन के शहरों में अपने काम पर नहीं लौट सकेंगे। वहीं दूतावास ने कहा है कि हम रोक अस्थायी है क्योंकि चीन को महामारी से निपटने के लिए इस तरह के कदम उठाने होंगे। इस संबंध को आगे महामारी की स्थिति को देखते हुए घोषणा की जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन बताया जा रहा है, वहीं दूसरा और ये आखिरी दिन माना जा रहा है। अमित शाह ने अपने बंगाल के दौरे में दूसरे दिन की शुरुआत कोलकाता में दक्षिणेश्वर में काली मां के मंदिर से वहीं करी है, वहीं पूजा अर्चना करी। इस दौरान वो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। शाह ने बिना नाम लिए ममता बनर्जी पर राजनीतिक तंज कसे हैं, वहीं कई आरोप भी लगाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं बंगाल की जनता का आह्वान करता हूं, आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र रहा बंगाल अपना गौरव फिर से प्राप्त कर सकता है, इसलिए आप जागरूक होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो राज्य सरकार में काम कर रहे हैं, वहीं आईपीसी अधिकारियों के धमका रही हैं। वहीं अगर उन्होंने उनके निर्देश का पालन नहीं किया तो उन्हें आयकर या सत्कर से संबंधित मामलों में फंसा दिया जाएगा। इसी के चलते उन्होंने यह भी उनको तबादला कर दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा नीत के सरकार का नाम लिए बिना कहा है
और आरोप लगा दिया है कि एजेंसी और स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि बगैर राज्य के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी भी की जा सकती है। भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी को एक झटका कम था जो उसको दूसरा झटका मिल गया है, क्योंकि ब्रिटिश अदालत ने नीरव के खिलाफ सबूत स्वीकार कर भारतीय पक्ष में फैसला दे दिया है। इसके साथ ही नीरव के साथ प्रत्यर्पण की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मंगलवार की सुनवाई में बताया गया है कि सामने प्रस्तुत साक्ष्य की तौर पर उन्हें कार्रवाई करी जाएगी और इसके लिए उन्होंने उनके पक्ष में सुनवाई कर दी है। इसके चलते देखा जा सकता है कि दिसंबर तक रिमांड में भेज दिया गया है। दोनों पक्षों में 7 और 8 जनवरी को अंतिम बहस करेंगे और 2021 में इसे कुछ हफ्ते बाद फैसले की उम्मीद बताई जा रही है। इसी के चलते बताया जा रहा है कि हवाई उड़ानें भारत के तौर पे रद्द कर दी जाएंगी। वहीं भारतीय लोगों ने बताया है कि भारतीय उड़ानों को इस बार किस तरह से वो भारत में उड़ान भर सकते हैं। इसी के चलते ये भी बताया गया है कि उम्मीद है कि भारतीय वायुसेना ने जानकारी दी है कि सफल विमानों का दूसरा जत्था फ्रांसों के नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद भारत पहुंचेगा। वहीं 3 विमान फ्रांस के स्ट्रेट से गुजरात के जामनगर पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान फ्रेंच एयरफोर्स का मिड एयर रिफ्यूलिंग वहीं पहुंच सकता है। इस यात्रा के लिए भारतीय वायुसेना के पायलटों को फ्रांस के स्टैंड दिखाई दिए जाएंगे। इसके चलते प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन 3 नए विमानों के आने के बाद भारत में कुल 8 सफेद विमान माने जा रहे हैं। इससे पहले 19 जुलाई को जांच राफेल की विमान की हुई थी। 10 दिसंबर को अंबाला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गोल्डन एरोज में शामिल किया जाएगा। राजधानी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद पृथ्वी विज्ञापन मंत्रालय की वायु मानक संस्था सफर में चेतावनी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले। साथ ही दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं PM10 का स्तर सुबह 8 बजे करीब 560 माइक्रोग्राम घन मीटर दर्ज कराया गया। इससे पहले यह PM 2.5 आसानी से व्यक्त कराया गया, जिसके प्रवेश भी कर दिया गया। इसी विभिन्न पर प्रकार भी कई बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। रावत ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के लगातार युद्ध और भारत के खिलाफ दृष्टिपूर्ण बयानबाजी के कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध और भी खराब हो गए हैं। बता दें कि उन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा आयोजित डायमंड जुबली वेबिनार में 2020 में ये सारी बातें कही। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली दिवाली को लेकर यूपी में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के चलते वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल के चौथे दीपोत्सव की तैयारी में जोर शोर से नजर आ रहे हैं। इसी बार दीपोत्सव बेहद खास तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। इसीलिए योगी सरकार इस साल के दीपोत्सव को भव्य तरीके से मनाएगी। वहीं इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री इस बार अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकारी गौशाला द्वारा गाय के गोबर से तैयार किए जा रहे विशेष दीपों को जलाकर भव्य दीपोत्सव को आगाज देंगे। वहीं दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुमति पत्र लाना बहुत आवश्यक कहा गया है। इसके बिना कोई भी शख्स इस दीपोत्सव में शामिल नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को शुक्रवार को बड़ी राहत दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दिया गया है। वहीं शीख कोर्ट ने उप्र के रामपुर की स्वावर विधानसभा सीट पर उपचुनाव पर आदेश भी दे दिए। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की उम्र 25 साल के कम होने के कारण उनकी विधायकी रद्द कर दी है। वहीं सवार सीट पर उपचुनाव करने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में शरण ली है। कोरोना वायरस के संकट के चलते इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव रहेंगे। इन्होंने नवंबर के महीने में भी पीएम मोदी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए कई अहम बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं। खास बात यह होगी कि इस दौरान उनका सामना चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी हो सकता है। इन बैठकों में SCO समिट, एशियन समिट,
ब्रिटेन समिट और G20 समिट भी अहम मीटिंग शामिल रहेगी, जो इस बार कोरोना संकट के कारण वर्चुअल स्तर पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के प्रधानमंत्री कोते के साथ द्वितीय समिट में हिस्सा लेंगे। इसी के चलते साथ ही 30 नवंबर को भी एससीओ समिट भी एक जुड़ी बैठक होगी। हालांकि इससे पीएम मोदी शामिल नहीं हो पाएंगे, बल्कि भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अपने जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वहीं उन्होंने यहां पर एक बार फिर अनुच्छेद 370 की बहाली का मुद्दा उठा दिया है। पार्टी कार्यालय में पीडीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा है कि भारत के संविधान में हम अलग झंडा दिया है और हम उसे वापस हासिल करके रहेंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि डकैतों ने रात को हमारे विशेष राज्य को अपना बनाकर हमसे छीन लिया है। उन्होंने कहा है कि संसद का दुरुपयोग किया गया है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली करानी होगी, क्योंकि चोरी का माल वापस लिया जाता है, उन्हें सूद समेत वापस करना पड़ेगा। फरीदाबाद के बलभगढ़ में हुए निकिता तोमर हत्याकांड में एसआईटी ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस केस की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई जाएगी, जिसमें 11 दिन में चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। एसआईटी ने शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे फरीदाबाद जिले की अदालत में संविदा कोर्ट में सुनवाई के लिए 700 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी है। वहीं पूरी चार्जशीट करीब 700 पन्ने की बताई जा रही है, जिसमें 60 गवाहों के बयान भी दर्ज है। एसआईटी की टीम ने चार्जशीट को 11 दिनों के बाद तैयार करके केस को दाखिल कर दिया है। वहीं कुख्यात चार्जशीट में डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए सारे बातों का भी जिक्र किया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले लीगल तरीकों से वरिष्ठ अधिकारियों से स्क्रूटनी करवाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि चार्जशीट दाखिल कराने से पहले तमाम पहलुओं का ध्यान रखा गया है और उनकी कोशिश है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी। इसी के चलते उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में दर्ज कराया है, वहीं गिरफ्तार भी कर लिया है। कानून के अनुसार यूएपीसी के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी लेना बहुत आवश्यक है। इसी के चलते दिल्ली पुलिस को करीब 1 हफ्ते पहले परमिशन मिल चुकी थी। बहुत जल्द दिल्ली हिंसा के मामले में उमर खालिद और शर्जील इनाम के खिलाफ केस दर्ज कर लेगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कराने की बात कही है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगा। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ बचाने के लिए यहाँ की कॉलोनी में 4.5 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया है। घटना सामने आने के बाद बच्चों को दिल्ली के अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बच्ची की हालत बहुत ही गंभीर है। इसी के चलते इस केस में नरेला थाना पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। 3 युवक ने एकांत जगह पर ले जाकर उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। इसी के चलते बच्चे ने गंभीर हालत में मिली है, फिर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस परिजनों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। एंजल बुकिंग के म्यूचुअल फंड्स के यूपीआई के माध्यम से स्वतः भुगतान कराने की सेवा शुरू कर दी गई है। इसी के चलते भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से अनुमति की हासिल करनी पड़ेगी। वहीं एंजल बुकिंग ने एक बयान दिया है, इस सुविधा में ई-मिनट को मान्य कराना पड़ेगा। वहीं समय घटकर 1 मिनट से भी कम किया जाएगा। इसके चलते ई-मिनट पंजीकरण की लागत खत्म हो गई है, जबकि इसका प्रबंध सिर्फ एक फोन टच के बराबर माना जा रहा है। सहकारी संस्था नेफेड ने कहा है कि 15,000 टन आयोजित प्याज की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किए गए। इस संबंध में बोला है कि अंतिम 2 रूप में दिया जाएगा। वहीं नेफेड ने कहा है कि इससे घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी और कीमत काबू में रहेगी। इसके चलते नेफेड ने आगे कहा है कि आयातित प्याज बढ़कर शहरों में वितरित किया जाएगा, इसीलिए तेजी से आपूर्ति हो रही है। वहीं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने पूछा गया है कि कितनी मात्रा में प्याज रखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉग ने अपनी टीम को भारत के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की आगामी सीरीज के दौरान हरा दिया। इसी के चलते
पकड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि इससे पहले कोहली और उनकी टीम अच्छे प्रदर्शन की तैयारी करे मिल जाएगी। उन्होंने कहा है कि इन्हें रन बनाने के अतिरिक्त प्रेरणा मिलेगी, इसलिए शब्दों के बाढ़ नहीं छोड़ना ही बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन कप्तान टीम पेन और उनकी टीम ने भारतीय टीम के पिछले ऑस्ट्रेलिया दौर पर यही गलती की थी। अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया में सरगर्मी पर पहली बार टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत हासिल करी है। भारतीय कप्तान विराट कोहली का मानना है कि लगातार बायोबल्ब में रहना क्रिकेटरों के लिए मानसिक रूप से कठिन है और कोरोना महामारी के बीच जैविक सुरक्षित माहौल में खेलने के लिए किसी भी दौर की अवधि पर भी गौर करना चाहिए। भारतीय टीम आईपीएल के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया खाना वहीं जाएगी, वहीं यानी कि एक बायोबल्ब में उसके दूसरे जाना होगा। कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चैनल पर कहा है कि यह लगातार हो रहा है, हमारे पास बेहतरीन टीम है तो यह इतना कठिन नहीं लग रहा है, यानी कि बायोबल्ब में रहकर भी लोग शानदार हैं, वहीं माहौल अच्छा बना हुआ, यही वजह है कि हम साथ खेलने की और बायोबल्ब के साथ रहने का मजा ले सकते हैं। आईपीएल के 13वें सीजन में शुक्रवार को अबू धाबी के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। कठिन चुनौतियों से पार कर यह मुकाबला किया जाएगा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद टीम के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर मुकाबले में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम 8 नवंबर को दिल्ली के कैपिटल से भिड़ेगी। वहीं यानी कि अब जीतकर टीम फाइनल्स में उतरेगी। यहाँ उसका सामना मुंबई इंडियंस से होगा। फाइनल 10 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन का हमेशा से ही अपने पिता के साथ कंपैरिजन होता रहा है। वहीं बात हो रही है चाहे आवाज की हो या अभिनय के, अभिषेक को हर काम के लिए बॉलीवुड में उनकी तुलना महानायक से की जाती है, इसलिए चलते उन्हें नुकसान भी हो जाता है। हाल में अभिषेक ने बताया कि इस तरह से पिता ने कभी आने बढ़ने की मदद नहीं की है, वो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। वहीं अभिषेक ने हकीकत यह है कि कभी भी मेरे लिए किसी का भी फोन नहीं आया है, उन्होंने कभी मेरे लिए कोई फिल्म नहीं बनाई है, बल्कि इसके विपरीत मैंने एक फिल्म का प्रोडक्शन उनके लिए किया जिसका नाम पा रखा था। उन्होंने लोगों को समझाना होगा कि यह बिजनेस है जिसमें मुझे भी मौका मिलना चाहिए। भारतीय सिनेमा में हिंदूवादी चरित्रों के उत्थान और फिल्मों में भारतीय संस्कारों के लिए राष्ट्रीय सिने पे सेवक धन के मुंबई में धीमे पड़ते हुए असर के करनी सेना को अपना असर जमाने का मौका दे दिया जा रहा है। वहीं संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का नाम बदलकर पद्मावत कराने की मांग शुरू कर दी गई थी। वहीं सिलसिला प्रकाश झा की फिल्म वेब सीरीज आश्रम तक पहुंच चुका है। हालांकि प्रकाश झा ने करनी सेना के नोटिस को हवा में उड़ा दिया है और कहा है कि दर्शक को इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वही निर्णय ले सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद जोरदार तरीके से लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की मदद की शुरुआत की थी और आज इस सिलसिले को बरकरार करा है। सोनू सूद ने जैसे ही लोगों की मदद की गुहार लगाई है, वो तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, उनकी मदद का भरोसा दिलाते हैं। सोनू सूद ने फिर से एक बार छात्र की मदद की है। वहीं दिल्ली के छात्र सूर्य प्रकाश यादव ने ट्वीट के जरिए अपनी आगामी पढ़ाई के लिए सोनू सूद से मदद मांगी है, जिस पर उन्होंने पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है। रणवीर सिंह और इलियाना डिक्रूज का एक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि रणवीर सिंह बेहद बिंदास अंदाज में डांस करते हुए इलियाना के साथ नजर आ रहे हैं और पूछते हैं कि बॉयफ्रेंड बना लेना, पर इस पर इलियाना जवाब देती है कि नजरें तू हटा लेना। वैसे तो रणवीर और एक्ट्रेस का वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर आने के बाद से यह वीडियो फिर से तेजी से वायरल हो रहा है और उनके फैंस के बीच काफी प्रशंसा बटोर रहा है। हिना खान टीवी इंडस्ट्री पे धमाल मचाने के बाद बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी है। साथ ही इन दिनों एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा रही है। हिना खान लगातार अपने लेटेस्ट फोटो शूट के जरिए सुर्खियां में रहती है। उन्होंने फिर से अपनी कुछ तस्वीरें फैंस के साथ साझा की, जिसमें एक्ट्रेस कमाल की लग रही है। हिना खान की इन तस्वीरों में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करी है, जो देखते ही वायरल हो गई है। इन पर फैंस भी काफी प्रशंसा बटोर रही है।
बैक टू द फ्यूचर और टाइटैनिक फिल्मों का नजर अभी भी लोगों के ध्यानों में बसा है। वहीं अभिनेत्री एल्सा रेवन का निधन हो चुका है। वहीं इनके निधन के बाद रिपोर्ट के अनुसार रेवन का निधन 51 साल की उम्र में हो गया था। वहीं दिवंगत अभिनेत्री का निधन होने के बाद लोगों में इसकी काफी दुखद अंदाज में नजर आए हैं। वहीं लोग उन्हें काफी याद कर रहे हैं।